स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त पे। मैं हूं शंकर अनिमेश। बात करेंगे आज चुनाव आयोग की, ज्ञानेश कुमार की और किस तरह से ज्ञानेश कुमार पिछले 3 दिनों में एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि साबित होता है या फिर वो अपने को निष्पक्ष दिखाने की, न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोर करेक्शन कर रहे हैं। यानी कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार किस तरह से मिलकर एक पूरी व्यवस्था चल रही है वोटर डिलीशन का, वोटर एडिशन का, उसके बाद चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता थी वो एक तरह से कटघरे में खड़ी हो गई थी। चुनाव आयोग के ऊपर लोग शक करने लगे, लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है। उसके बाद ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ने एक के बाद एक फैसले लिए हैं। 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा कि वो किस तरह से चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम आने से पहले की तैयारी है, या फिर उन्हें सरकार में टॉप की तरफ से यानी कि ऊपर से कहा गया है कि आप एक तरह से निष्पक्षता या क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे मायने हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप सारे व्यूअर आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप कम से कम सब्सक्राइब करें। एक जो बेसिक मिनिमम काम आप कर सकते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो कि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसको आपकी जानकारी मिल जाए। अब शुरुआत करते हैं कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। चुनाव आयोग ने जो ताज़ा फैसला किया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि राजीव कुमार जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 2019 का चुनाव उन्होंने कंडक्ट कराया था, उन्होंने मध्य चुनाव के बीच में यानी कि उन्होंने फैसला लिया 18 मई को 2024 को कि जो पोस्टल बैलेट हैं, पोस्टल बैलेट की जो गिनती है और जो ईवीएम की गिनती है उसको लेकर जो पुराना रूल्स था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने ताज़ा फैसला लिया है उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि जो फाइनल ईवीएम की काउंटिंग जो होगी वो पोस्टल बैलेट के काउंट होने के बाद, पूरा होने के बाद ही एक तरह से माना जाएगा। क्योंकि पहले आपको पता है कि पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है, उसके थोड़ी देर के बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाती है और उसके बाद एक तरह से ट्रेंड पता चलने लगता है कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है। लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती का जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है उसके ऊपर लगातार पॉलिटिकल पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं या शक करती रही हैं कि अंत में जब अगर क्लोज टाइट का इलेक्शन होता है तो अंतिम जो घालमेल होता है, जो झालमेल होता है या फिर कैंडिडेट को जिताने और हराने का जो खेल होता है वो पोस्टल बैलेट के जरिए होता है। अब आपको उदाहरण के तौर पे इसका एक उदाहरण आपको याद होगा या फिर जो केस फिलहाल चल रहा है कि हरियाणा असेंबली चुनाव में जो उचाना की सीट से जहां पे विजेंद्र सिंह जो ब्यूरोक्रेट रहे उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से जो बीजेपी के कैंडिडेट जो घोषित किए गए देवेंद्र अत्री, वो 150 वोट या 32 वोट से चुनाव जीत गए। अब वहां पे जो एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए विजेंद्र सिंह की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट को नहीं गिना गया, उसको पोस्टल बैलेट को डिस्क्वालीफाई करके ये चुनाव जीता गया है, जो कि केस कोर्ट में चल रहा है। और अभी के कोर्ट ने जो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनको तलब किया है ये जानने के लिए कि जो विजेंद्र सिंह का आरोप है कि 215 पोस्टल बैलेट को इनवैलिड किया गया, इसकी दोबारा से काउंटिंग हो ताकि ये पता चले कि जो 32 वोट से जीत डिक्लेयर कर दिया गया है बीजेपी के कैंडिडेट को वो कितना सही है, कितना गलत है। उसी तरह से बिहार के पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आपको याद होगा तो कई सारी ऐसी सीटें थी, तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें थी जिस पे तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनके पास उसकी पूरी लिस्ट है, 119 सीट वो जीत रहे हैं या फिर उनके पास उसका डेटा है। लेकिन चुनाव आयोग का जो डिस्प्ले है वो 109 सीटों पर ही दिखा रहा है और लास्ट मोमेंट में जो कैंडिडेट जीत रहे थे उनके पोस्टल बैलेट को इनवैलिड किया गया और इस तरह से बीजेपी या जेडीयू के कैंडिडेट को घर बुलाकर जो ये मान चुके थे कि वो हार रहे हैं उनके पोस्टल बैलेट में घपला करके उन्हें जिता करके उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया और इस तरह से तेजस्वी यादव चुनाव हार गए।
उसके बाद से लगातार पॉलिटिकल पार्टियां 2019 में जब राजीव कुमार ने ये डिसीजन लिया, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे थे कि पोस्टल बैलेट को पहले गिना जाए, ताकि ये पता चले कि पोस्टल बैलेट में कौन कितना आगे है, किसका कितनी जीत हुई है। और जब ईवीएम का काउंट आ जाए, ताकि ये गुंजाइश न रहे कि ईवीएम में अगर कोई पार्टी लीड कर रही है तो वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो लास्ट मोमेंट में पोस्टल बैलेट को इनवैलिड करके किसी कैंडिडेट को जिता सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाए और ईवीएम की काउंटिंग हो, ताकि नतीजा तब घोषित किया जाए, ताकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो जाए, ताकि उसमें घालमेल करने की गुंजाइश नहीं रहे। क्योंकि उस समय जिस रूल को चेंज किया गया उसमें ईसी राजीव कुमार ने जब कहा था कि वो उस रूल को चेंज कर रहे हैं, तो उस समय काफ़ी बवाल मचे थे। उसके बाद फिर डीएमके ने इस पे प्रोटेस्ट किया। अभी जुलाई के महीने में ही डीएमके ने इस बात को, जब उनकी चुनाव आयोग से मुलाकात हुई, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि जो ईसी का रूल कहता है 54A कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल, जो ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट डील विद द पोस्टल बैलेट, सबसे पहले आप पोस्टल बैलेट से निपटें, उसको उसकी जो संख्या है उसको डिटरमिन करें और उसके बाद फिर आप ईवीएम पे आएँ। ये ना हो कि ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो जाए, पोस्टल बैलेट अभी तक चल रहा है और जो अंत में रिटर्निंग ऑफिसर और वहाँ पे जो जहाँ पे काउंटिंग चल रही है वो देख लें कि फलाना पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है, जिस पार्टी की जहाँ पे सरकार हो, लास्ट में वो पोस्टल बैलेट में खेला करके फ़ोन जाए और डीएम को, और डीएम फिर वहाँ पे वो खेला कर दे। तो इस बात की आशंका से बचने के लिए ये ज़रूरी था, जिसकी कि विपक्षी दल मांग कर रहे थे। अब दूसरा फैसला आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में एसआईआर लागू किया गया। वहाँ पे ज्ञानेश कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जो इलेक्शन कमीशन की टीम है उसने तय किया कि वहाँ पर वोटर की जो लिस्ट है उसमें कई सारे इस तरह के कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट को डील करने के लिए एसआईआर ज़रूरी है। और उन्होंने पिछले जून के महीनों में एसआईआर बिहार में करने का फैसला किया। अगले दिन से जो एनुमिनेटर थे वो उस काम पे लग गए। पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां जब शुरू हो गई कवायद एसआईआर की, तो तमाम हंगामा मचा, किस तरह से वहाँ पे उसमें धांधलियाँ हो रही है, किस तरह से बीएलओ है वो घर पे ही बैठे हुए सारे फॉर्म भर रहा है। ये सारी बातें आई और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसमें कहा कि आधार को उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जो आपने डॉक्यूमेंट 11 गिनाए थे उसमें आधार को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब जो इलेक्शन कमीशन चूंकि पूरे देश भर में नेशनल एसआईआर करने की बात कर रहा है और उसने तय किया है कि पूरे देश में एक वोटर लिस्ट एसआईआर के जरिए तैयार किया जाए, जिसमें कि कोई भी घुसपैठिया न हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है वो वोटर लिस्ट से उससे हटाया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से एक कंसल्टेशन का प्रोसेस करेगा, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही एसआईआर करेगा। ये दूसरा फैसला है कि जो चुनाव आयोग अभी तक बिना पॉलिटिकल पार्टियों के कंसल्टेशन के या फिर उन्हें विश्वास में लिए हुए या फिर वो जब अपनी बात कह रहे हैं उससे इतर जाकर भी वो अपनी चुनाव को लेकर फैसले ले रहा था, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को भी वो इंक्लूड कर रहा है। तीसरा जो फैसला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला एक और कहा जाएगा कि राहुल गांधी ने जब कर्नाटक के अलन सीट का उदाहरण दिया कि किस तरह से वहाँ पे 6000 से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए एक प्रयास हुआ और जो कि केस चल रहा है, सीआईडी वहाँ की इन्वेस्टिगेट कर रही है, इलेक्शन कमीशन से उसका डेटा मांगा गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वो डेटा नहीं दे रहा है कि कौन से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने रातों रात एक फैसला, अपने जो वोटर डिलीशन और एडिशन का जो प्रोसेस है, जो फॉर्म 6, 7 और 8 जो भरा जाता है, वहाँ पर आप APIC नंबर जब वहाँ पे एंटर करके उसमें उस कंप्लेंट दर्ज करते हैं या फिर नए वोटर के रूप में ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये पहले प्रोविज़न नहीं था कि वो आधार से लिंक्ड हो, यानी कि उसकी वेरिफिकेशन हो। वो अब आधार से उसको लिंक किया गया है, यानी कि जब आप कोई भी फॉर्म 6, 7, 8 भरेंगे तो वो आपको एक एक्सटर्नल साइट पे ले जाएगा जहाँ पे आपका आधार नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, OTP आएगा उसके बाद, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए आधार।
उससे ये डिटरमिन होगा, साबित होगा कि जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसका आधार नंबर ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है और उसकी आइडेंटिटी जो है वो एक तरह से चुनाव आयोग के पास में रहेगा, ये जो कंसर्न अथॉरिटी है उसके पास में रहेगा। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी अगर कल की तारीख में ये चाहे कि किसी कंस्टिट्यूंसी में 5,000 6,000 वोट किसी का डिलीट कर दें, अगर उस कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी जीतने वाली है तो उसका वोट डिलीट कर दें, अगर कांग्रेस जीतने वाली है उसका वोट डिलीट कर दें, जो पार्टी जहां पे पावर में है वो दूसरे राइवल कैंडिडेट का वोट डिलीट कर दे और मास लेवल पे ये रिगिंग हो सकती है, उसकी भी संभावना है। तो उससे बचने के लिए चुनाव आयोग ने ये तीसरा फैसला लिया है जो कि किस तरह से उसे आधार से लिंक कर दिया है। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने एक के बाद एक जो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए फैसले ले रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर अटैक किया है, अलग अलग राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां अटैक कर रही हैं चुनाव आयोग के ऊपर, महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, जिस तरह से हरियाणा में जीत हुई, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के दिमाग में उठने लगे कि कहीं ना कहीं कुछ धांधली, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, जिसका कि जिक्र उद्धव ठाकरे और फिर राहुल गांधी ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि किस तरह से वोटर डिलीशन और एडिशन का काम हो रहा है। और वो एक हाइड्रोजन बम भी लॉन्च करने वाले हैं कि किस तरह से एक रिगिंग का प्रोसेस चल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। तो उसको लेकर चुनाव आयोग को ये लगता है कि, और चुनाव आयोग के साथ में, क्योंकि जब जो सरकार फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है उसमें जब सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, वहाँ पे सब कुछ एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ में चीज़ें चलती है। किस मंत्री को कब ट्वीट करना है, बीजेपी किस मुद्दे पर कब अटैक करेगी और ट्वीट करेगी, कब उद्योगपति व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ट्वीट करेंगे, ये सब कुछ जब अगर डिसाइडेड है, वैसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग ये जो 3 फैसले हैं वो इकलौते अपने दम पे ले रहा है, या फिर उसे ऊपर से कहा गया है कि देश में, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, उनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करेगी, तो कुल मिलाकर भारत को जो पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और जिस तरह की हालात वहाँ पे उत्पन्न हुए, क्योंकि उनके डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए थे, लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो कमज़ोर पड़ रहा था उन इंस्टीट्यूशन पे। तो भारत की जो डेमोक्रेसी जो स्ट्रांग है और जो उसके फाउंडेशन स्ट्रांग है वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, लोगों का उसमें ट्रस्ट फैक्टर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीएजी हो। अगर उनमें ये संदेह का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा कि ये सारी संस्थाएं रूलिंग पार्टी से मिली हुई है, तो निश्चित रूप से भारत में जो डेमोक्रेसी की जड़ें जो मजबूत है उसको कमज़ोर होते देर नहीं लगेगी। और चूंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलतियों से सीखने में के चाणक्य हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी गलतियों से सीखते हैं। चाहे आप देखें कि किस तरह से किसान आंदोलन हुआ, 1.5 साल चला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे सीख ली और उस पूरे कानून को ही रद्द कर दिया। तो इसलिए चुनाव आयोग को ये कहा गया है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए व्यवस्था कीजिए, उपाय उठाइए। और इसलिए चुनाव आयोग जिस तरह के कदम उठा रहा है वो केवल क्रेडिबिलिटी न केवल रिस्टोर हो, बल्कि वो होते हुए दिखना भी चाहिए, क्योंकि सामने बिहार के चुनाव हैं और उससे पहले अगर राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में भी लोगों की का जो संदेह है वो गहराएगा और लोगों का जो चुनाव में विश्वास उठेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करने के लिए ये सारे कदम उठाए जाए और दिखना चाहिए चुनाव आयोग को कि वो निष्पक्ष है, वो एक प्लेयर नहीं है, बल्कि वो एम्पायर की तरह काम कर रहा है। और शायद इसलिए उस दबाव के चलते चुनाव आयोग ऐसे कदम उठा रहा है। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।